हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। तो चलिए आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 1 का सिलेबस ओवरव्यू। इस साल 11th स्टैंडर्ड में आपको दो बुक दी हैं, एक रेनबो पार्ट 1 और दूसरी है रेनबो पार्ट 2। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं रेनबो पार्ट 1 से। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे। अब सिलेबस ओवरव्यू क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हर चीज की एक संक्षिप्त जानकारी चाहिए रहती है। तो सिलेबस होता क्या है, सिलेबस आपका कोर्स है और ओवरव्यू क्या होता है, एक संक्षिप्त जानकारी। तो हम एक संक्षिप्त जानकारी लेने वाले हैं हमारे पूरे कोर्स की। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया रेनबो पार्ट 1 बुक से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज सिर्फ हम एक जर्नल ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से पहले हम देखते हैं ये प्रोज होता क्या है, ठीक है। अब प्रोज रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन इट्स ऑर्डिनरी फॉर्म। कोई भी चीज जो ऑर्डिनरी फॉर्म में हम बोलते हैं या लिखते हैं उसको हम प्रोज कहते हैं। अब जैसे आप लेटर लिखते हैं तो वो प्रोज में आता है, आप ऐसे लिखते हैं तो वो प्रोज में आता है। तो इस कंटेंट में, इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, इन्हीं चीजों से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है आपका एनिमल इन प्रिजन और ये एक पार्ट है ऑटोबायोग्राफी का और इसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। अब यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आ रहा है जो कि आप सभी जानते हैं। और एनिमल इन प्रिजन, अब यहां पर एनिमल इन प्रिजन से हम क्या समझते हैं, टाइटल से हम एकदम डीप नहीं जाएंगे, बस हम एक लिटिल बिट डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर का। अब यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो प्रिजन में रह रहे हैं। लाइक उनको कैदी है, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब उनको कैद किया गया। तो उस समय जो समस्याएं वो देख रहे थे, तो उस समय की सिचुएशन को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जब प्रिजन में वो गए तो वहां पे जो छोटे छोटे जीव जंतु थे उनके साथ वो किस तरह इंटरेक्ट हो रहे थे। तो ये एक बहुत ही मजेदार पार्ट है प्रोज का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। It is taken from an autobiography. Writer wants to show feeling, emotion and attitude and intense action of different kind of animal and birds and natural resources. तो स्वाभाविक है यहाँ पर क्या होगा, प्रिजन के जो आजू बाजू का वातावरण है उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे और इमोशन, एटीट्यूड और इंटेंस एक्शन जो है उसके बारे में भी वो डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स के साथ क्या क्या इंटरेक्शन उनका हुआ। ये बहुत मजेदार चैप्टर है, आप बने रहिएगा। चैप्टर नंबर 2 जो है बेसिकली वो एक स्पीच है किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अब नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, अब जैसे ही नालंदा वर्ड आया तो आप समझ चुके होंगे कि ये विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की बात होगी। तो यहां पे राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी स्पीच में नालंदा का उल्लेख किया जिसको हम प्रोज फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। नालंदा नोन एज एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, 2,000 teachers and 10,000 students of all over the Buddhist world lived and studied at Nalanda, the first residential international university. तो यहां पर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसके बारे में बताया है, नालंदा के बारे में बताया है। तो हम इसके बारे में भी डिटेल में चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3, A Snake in the Grass। ये एक स्टोरी है R.K. नारायण जी द्वारा लिखी हुई। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, It tells us about the ignorant and frenzied denunciation of hidebound critics and shame classic people। अब ये थोड़ा सा कठिन हो गया, like frenzied denunciation, critics, shame classic। अब ये है क्या, बेसिकली यहां पर क्या है, R.K. नारायण जो हैं वो यहां पर बताने वाले हैं इग्नोरेंट और फ्रेंजीड डिनंसिएशन, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं विलेजेस में रहते हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं होती, वो बड़े उन्मादी होते हैं, वो उन्माद में निंदा करते हैं चीजों की कि यार जैसे फॉर एन एग्जांपल एक छोटा सा सांप है, ठीक है, अगर रस्सी है तो वो उसको सांप मान लेंगे। तो ये उनका सुपरस्टिशन जो है उसके रिगार्डिंग यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हमारे राइटर R.K. नारायण ने लोगों जो रहते हैं विलेजेस में उनके सुपरस्टिशियस बिलीव्स के बारे में बताया है। अब अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, द रूल ऑफ द रोड, जो कि एक ऐसे है और इसको लिखा है A.G. गार्डिनर ने।
देखते हैं इसके अंदर क्या है। We must preserve our own liberty and social liberty as well। अब यहां पर लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी, फ्रीडम एक ही है। यहां पे हम बात कर रहे हैं आजादी की। हर आदमी को उसकी आजादी अत्यंत प्रिय है। तो यहां पे E.G. गार्डिनर ने एक बहुत ही प्यारा ऐसे लिखा है जो कि लिबर्टी, सोशल लिबर्टी पर बेस्ड है। तो जब हम चैप्टर कवर करेंगे तो पूरा डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे। अब देखिए, ये जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी एक ऐसे है और इसको लिखने वाले हैं JBS हेल्डेन। अब यहां पे क्या होता है, आप देख पाएंगे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमसे कहते हैं ना कि जिंदगी में हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ओवरऑल हम यहां पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Scientific point of view is just an idea based on experimental truth and critical mind। तो यहां पर experimental truth मतलब प्रयोगात्मक सत्य, प्रयोग करके जब हम सत्य का विश्लेषण करते हैं तो उसको हम experimental truth कहते हैं। एंड critical mind, इस तरह से सोचना ताकि हम जिंदगी की हर एक पहलू को समझ सकें। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। I passed the Delhi test। ये एक एक्सट्रैक्ट है जिसको लिया गया है बुक से, जो सुनील गावस्कर ने लिखी। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाकर कि वो कौन सी बुक थी जहां से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया, लेकिन बस हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा ओवरव्यू। अब ये चैप्टर बहुत बहुत बढ़िया है, जैसे कि आप सभी वाकिफ होंगे सुनील गावस्कर जी से। गावस्कर रिकाउंट्स का मतलब याद करना, रिकॉग्नाइज करना। रिकाउंट्स इज एक्सपीरियंस when he was going through a lean patch of his career and how people and himself had lost faith in his ability। अब यहां पर देखिए गावस्कर क्या करते हैं। देखिए गावस्कर याद कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस को याद कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी परेशानियां देखी, खासकर जब उनको कहीं जाना पड़ा, दिल्ली में जाना पड़ा, टेस्ट करने जाना पड़ा, मैचेस अटेंड करने जाना पड़ा। तो उस समय वो एक ऐसा पीरियड था जो कि अ लीन पैच का पीरियड था, यानी अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। हर एक आदमी के जीवन में एक ऐसी समस्या आती है जब वो एक कठिन परिस्थिति से गुजरता है। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे वो जूझे और वो कैसे उसके आगे आए। चैप्टर नंबर 7 जो है वो है द लीडर ऑफ मैन। ये एक स्टोरी है, ठीक है, और इसको लिखा है सिद्धार्थ चौधरी ने। ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ पुअर मैन्स हार्डशिप। ये एक बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है। लाइक ट्रेजिक का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा लाइफ में ट्रेजेडी हो गया, लाइक जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है लेकिन एंडिंग उसका बड़ा बेकार हुआ। तो यहाँ ट्रेजेडी का मतलब यही, एक ट्रेजिक स्टोरी है जहां पे हैप्पी एंडिंग नहीं होती, ठीक है। कॉमेडी अलग होता है, ट्रेजेडी अलग होता है, और लिटरेचर में इन दोनों का महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पुअर मैन्स हार्डशिप, तो एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बहुत कठिनाइयों से आगे बढ़ता है इन अ सिटी लाइफ कॉमन विद सोशल प्रेजुडिसेस। अब यहां पर आता है प्रेजुडिसेस, इसका मतलब क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी अपने माइंड में प्री कंसेप्शन बना के रखते हैं, पूर्व धारणा बना के रखते हैं कि नहीं यही सही है, और वो किसी की बात को नहीं मानते। तो बेसिकली यहां पर ये वर्ड इसको इंडिकेट करता है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है मदर इंडिया। अब यहां पर मदर इंडिया पिक्चर की हम बात नहीं करने वाले, हम यहां पर बात करने वाले हैं एक लेटर जो सुभाष चंद्र बोस का है, और उस लेटर में हम जानेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं, हमने हमेशा उनको वीर रस में देखा है। वीर रस का मतलब वेलर में देखा है, एक्टिव में देखा है, लेकिन उसके अलावा भी उनका एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी था। जी हां, तो उसको हम चेक करेंगे। नेताजी वॉज रिलीजियस and spent much time in the meditation. This aspect of life is best reflected in his letter। तो इस लेटर में हम यही देखने वाले हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ का कुछ अंश रिलीजन की ओर भी डाला, और साथ ही साथ वो मेडिटेशन भी किया करते थे, और इसी पहलू को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने लेटर में रिफ्लेक्ट किया है, यानी दर्शाया है। चैप्टर नंबर 9 नेशनल यूनिटी, राष्ट्र की एकाग्रता, एक यूनिटी कहते हैं एकजुटता। नेशन एंड नेशनलिटी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम
सिलेक्टेड वर्क्स। अब देखिए यहां पर ये जो चैप्टर नंबर 9 है वो भी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा हुआ एक वर्क है, उसमें से लिया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। इन दिस एक्सट्रैक्ट he explores the changing connotations of nations at different point of time। अब ये कैनोटेशन वर्ड से में घबराना नहीं है। कैनोटेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो अलग अलग चीजों को एनालाइज करता है या व्याख्या करता है अलग अलग फॉर्म में। जैसे हम पॉलिटिक्स को बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स का और किस तरह कैनोटेशन हो सकता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सकता है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस हो सकता है। वैसे ही कोई भी चीजें सजेस्ट करती है एक से ज्यादा चीजों को, उसको हम कहते हैं कैनोटेशन। तो इस एक्सट्रैक्ट में हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे राष्ट्र के लिए हर अलग अलग समय में कैसे उसकी व्याख्या बदलती गई। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 10 में, डॉली एट द डेंटिस्ट, जो कि एक प्ले है और इसको लिखा है जेबी शॉ ने। अब देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं डॉली एक लड़की का नाम है और डेंटिस्ट आप सभी जानते हैं डेंटिस्ट कौन होता है, जो दांतों को सही करता है उसको डेंटिस्ट कहते हैं। तो डॉली जाती है डेंटिस्ट के पास। तो यहां पे हमको और डिटेल में स्टडी करना है कि डॉली कौन है, डेंटिस्ट कौन है। और ये जो प्ले है we will see how characters are described and their characteristics, wit and humor। हम एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं ले रहे हैं यहां पर, बस एक समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है चैप्टर में आगे। तो इसकी डिटेल स्टडी जो है वो हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम कैरेक्टर्स को देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि वो उन कैरेक्टर्स जो है कितने विटी हैं, कितने ह्यूमरस हैं। अब विट का मतलब चालाकी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, जो कि है द 3 vows। अब यहाँ पे vows का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा। यहाँ पे 3 प्रतिज्ञा हम देखते हैं, वो क्या प्रतिज्ञा है चैप्टर में। इसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने और लिटरेरी जॉनरा है नोबल। आनंद हियर रिवील्स द महात्मा ज़ैंट politician as an immediate human being। The excerpt also lays emphasis on the importance of discipline। अब देखिए यहां पर जो आनंद हैं वो रिवील करते हैं महात्मा को। महात्मा किसकी, महात्मा गांधी जो है वो एक जो कि पॉलिटिशियन है और जो क्या है एक तरह से अपने जीवन में बहुत डिसिप्लिन के साथ रहे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो कि है एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट, जो कि एक स्पीच है और इसको लिखा है के.आर. नारायण ने। यहाँ फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट रोल ऑफ मीडिया को हम देखेंगे कि मीडिया किस तरह से प्रचार प्रसार करती है, गलत सही का इंफॉर्मेशन हमको देती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सेक्शन चालू होता है जो कि है पोएट्री का सेक्शन। अब पोएट्री से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि ये पोएट्री होती क्या है। पोएट्री छोटी छोटी पंक्तियां होती हैं। ठीक है, उन पंक्तियों में राइम होता है, मीटर होता है और जिसको आप याद कर सकते हो। अब जैसे आपको याद होगी जब आप छोटे थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वैसे ही। लेकिन यहां आप अब 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, तो यहां पे आपको अच्छे लेवल की तगड़ी पोम्स मिलेंगी। तो हम डिस्कस करते हैं पोम्स के बारे में कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इन पोम में, और इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। पोम नंबर 1, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। Remembered as a patriotic poem, it is a prayer to God to awaken the country from darkness। ठीक है, तो ये पोम जो है इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसमें क्या है, ये एक पेट्रियोटिक पोम है। अब पेट्रियोटिक का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ पोम्स ऐसी होती हैं जहां हम देशभक्ति की बात करते हैं। आप समझते होंगे देशभक्ति, तो जो आदमी पेट्रियोटिक होता है या कोई पेट्रियोटिक पोम है तो इसका मतलब ये है जो देशभक्ति से जुड़ा हुआ हो। इट इज अ प्रेयर टू गॉड टू अवेकन द कंट्री। अब यहाँ पे भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि हम उस अंधकार से बाहर निकले जो ब्रिटिशर्स ने फैलाया था। इसके बाद आती है पोम नंबर 2, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। अब यहाँ ये टाइटल जो है बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि ये मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ये सही माइंड क्या है, ये ट्रू क्या है। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई पोम है और पोएट डिफाइंस द नेचर ऑफ ट्रू माइंड। लाइक सत्य, एक अच्छा माइंड क्या होता है, एक सच्चा माइंड क्या होता है, उसके बारे में हम यहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाली वीडियोस में। अगली पोम है द चिमनी स्वीपर, जिसको लिखा है विलियम ब्लैक ने। इट इज अ सिंपल पोम अबाउट चाइल्डहुड, चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एज अ चिमनी स्वीपर। अब देखिए
ये विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी हुई एक पोम है और आप देख सकते हैं चिमनी स्वीपर जो चिमनी को साफ करते हैं, जो बहुत काली होती है कोयले से। तो आप सोचकर दंग होंगे कि वो उस समय की बात कर रहे हैं जब छोटे छोटे बच्चों से चिमनियां साफ करवाई जाती थी। तो उस समय को हम यहां पर देखेंगे इस पोम में। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है। अब यहां पे चिल्ड्रन आ रहा है, स्वीपर आ रहा है, तो आप इस बात से भी साफ हो चुका होगा आपके माइंड में कि यहां रोल किसका है, चिल्ड्रंस का है, और स्वीपर का मतलब होता है साफ करना। अगली पोम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। इस पोम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द राइटर ऑफ दिस पोम इज ट्रैवलिंग इन द डार्क थ्रू द स्नो एंड पॉज विथ हिज हॉर्सेस near the woods by neighbor horse to observe the snow falling around him। अब यहां पर क्या होता है, पोएट जो हैं अपने नेबर के साथ अपने हॉर्स में बैठ के जा रहे हैं या खड़े हुए हैं, जो हम पोएम में डिस्कस करेंगे ही। लेकिन मेन पार्ट जो है वो ये है कि वो स्नो को देख रहे हैं, बर्फ को देख रहे हैं, वो किस तरह गिर रही है। तो ओवरऑल यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह वो व्याख्या करते हैं नेचर को लेकर भी, और स्नो के रिगार्डिंग भी उनकी क्या विचारधारा है, इसको भी इस पोम में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद है हमारी पोम नंबर 5, द लमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। अब पेंशन तो आप सभी जानते हैं, जो बैंक में या ऐसी ऑफिस में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको तो पेंशन मिलती है, जो इंडिया में हमको पता है अच्छी तरीके से। और लेमेंटेशन का मतलब होता है रोना, है ना, दर्द में रोना किसी के प्रति। तो अब देखते हैं W.B. यीट्स ने क्या कहा है इस चैप्टर में, क्या वो बताना चाहते हैं। प्रेजेंट पोम पोएट्स मेमोरी ऑफ हिज यंग लाइफ विच बिकेम मोर एगोनाइजिंग। एगोनाइजिंग का मतलब बहुत ज्यादा वरी होते जाना। व्हेन ही लुक एट हिज प्रेजेंट स्टेट इन ओल्ड एज। अब हर एक आदमी जब बहुत जल्दी, लाइक आप सभी जानते हैं 50, 60, 70 आते हुए आदमी ढलने लगता है, तो कभी ना कभी उसको अपनी जवानी, अपनी यंग एज, जब वो यूथ था, बहुत स्मार्ट था, उसकी याद आती होगी। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि वो कैसे रिकॉल करने वाले हैं अपने यूथ को। पोम नंबर 6, 3 years she grew, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब 3 साल वो बड़ी हुई। अब देखिए इस पोम में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो बेसिकली नेचर के ही बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट हैं, और सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ नेचर। जहां जहां विलियम वर्ड्सवर्थ होंगे वहां वहां अगर नेचर ना हो तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो यहां पर भी हम नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, और डिटेल में चैप्टर में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स, MCQ सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद है हमारी पोम नंबर 7, विलेज सॉन्ग, जिसको लिखा है सरोजनी नायडू ने। पोम इज एन एवोवल ऑफ द पोएट्स फर्म फेथ इन गॉड। अब यहां पे एवोवल का जो रियल मीन है वो क्लेम से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर क्या है, जो इस पोम में सरोजिनी नायडू ने फेथ के बारे में बताया है कि भगवान के प्रति जो हमारी दृढ़ विश्वास है वो कैसा होना चाहिए। तो हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से इसको बताती हैं। पोम नंबर 8 है फॉलोअर, जिसको लिखा है सीमस हीने जी ने। विथ पैसेज ऑफ टाइम द रोल ऑफ फादर एंड सन अंडरगोस अ चेंज। अब यहां पर सीमस जी जो हैं वो ये बताते हैं इस पोम में कि किस तरह समय के साथ साथ पिता और पुत्र के बीच के जो संबंध हैं वो बिगड़ते हैं, सुलझते हैं, क्या होते हैं वो तो हम चैप्टर में ही डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहां पिता और पुत्र का रोल बहुत ज्यादा है। पोम नंबर 7, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, जिसको लिखा है, इसकी पोएटेस हैं सुजाता भट्ट। एग्जिबिट्स हर रेयर सेंसिटिविटी एंड सोशल कंसर्न, horror of female foeticide, destruction or abortion of fetus is articulated through a victim child। अब सुजाता भट्ट जी की पोम है। इस पोम में ऑल अराउंड हम स्त्रियों के ही बारे में देखने वाले हैं कि गर्भ में किस तरह उनका गर्भपात हो जाता है और बच्चों को मार दिया जाता है। इसी के रिगार्डिंग ये एक पूरी पोम है, और यहाँ पर विक्टिम चाइल्ड के बारे में बताया गया। आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है फैलाना, ठीक है, तो वो अपने आइडिया को और फैला रही हैं। इसके बाद है पोम नंबर 10, साउथ दिल्ली मर्डर। अब मर्डर का मतलब तो आप जानते हैं खून, तो ये तबिश खेर जी द्वारा लिखा हुआ है।
हाईलाइट्स द एटीट्यूड ऑफ पीपल एंड पुलिस। इस पोम में हम देखेंगे कि किस तरह से पुलिस और आम जनता का संबंध होता है, बनता है। जब कभी भी कहीं खून होता है या कुछ ऐसी घटना घटती है तो पुलिस का रिएक्शन क्या होता है और लोगों का रिएक्शन क्या होता है, और डिटेल में हम इस पोम में जाएंगे आने वाले चैप्टर्स में। अब हमने हमारा प्रोज सेक्शन कंप्लीट किया, हमने अपनी पोम का सेक्शन कंप्लीट किया, एक जनरल ओवरव्यू लिया, सिलेबस ओवरव्यू लिया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में, जो कि है रीड, थिंक एंड एंजॉय। अब देखिए, रीड तो पढ़ना है, लेकिन यहां दो चीजें और जुड़ी हैं, वो है थिंक एंड एंजॉय। तो बाकी आपको यहां पर क्या करना है, और अपने दिमाग के पंख उड़ाने हैं, आपको रीडिंग करनी है, एंजॉय करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है 3 डेज टू सी। ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है और जो कि हेलन केलर की तरह लिखी हुई है। Shows a heart-touching desire of a deaf and blind woman who wants to see the world through her well-natured eyes। अब देखिए, यहां पे हेलन केलर को आप सभी जानते हैं कि हेलन केलर कौन थी। हेलन केलर एक ऐसी लेडी थी जिनकी आंखें नहीं थी, वो बहरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हम उनको याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये कहती हैं कि हमारी आंखें ना हो, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम हर चीज को समझ सकते हैं, और उसी शक्ति का प्रक्षालित उन्होंने अपने जीवन में किया है। अगला चैप्टर है स्टोन मैसन, माय फादर एंड मी। ये एक पोम है जिसको लिखा है नामदेव धासल जी ने। डिपिक्ट्स अ स्टोन मैसन। अब स्टोन मैसन क्या है? अ पर्सन हुज जॉब इज टू कटिंग एंड प्रिपेयरिंग स्टोन फॉर बिल्डिंग्स। ठीक है, तो डिपिक्ट करता है, यानी बताता है ये पोम बेसिकली किसके बारे में, उनकी जॉब के बारे में, जो क्या करते हैं, मूर्तिकार होते हैं। उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफ, हिज मिस्ट्रीज एंड द डेक्सटेरिटी विथ विच ही गिव्स शेप टू स्टोन्स। कितनी मुश्किलों से, कितनी परेशानियों से वो लोग क्या करते हैं, ठोक ठोक के अपनी पूरी की पूरी मूर्ति बनाते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जो कि है अनएम्प्लॉयड होप। ये भी एक पोम है। अब यहां इसके जो लेखक हैं वो है उमेश्वर प्रसाद, जिन्होंने लिखी है ये पोम, वो है उमेश्वर प्रसाद। और एक्सप्लेन करते हैं यहां पर वो क्या, एक्सप्लेन द फ्रस्ट्रेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। अब आप सभी जानते हैं जब आप बड़े हो जाएंगे और अगर आपके पास नौकरी नहीं होगी तो आप कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे ना। अगर मैं तो कहूंगा कि आप सबके पास जॉब्स हों, लेकिन यहां पोम में उन्होंने फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताया है कि किस तरह से जो जवान लोग होते हैं, जो उनके पास नौकरी नहीं होती, तो किस सिचुएशन से गुजरते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है लंकापुरी। अब हम यहां रावण की लंका की बात नहीं करने वाले, ये एक सिंपल सी स्टोरी है जिसको लिखा है कृष्ण कुमार जी ने। और ये क्या करती है ये पोम, ये स्टोरी क्या बताती है, देखते हैं। Revealing study of adolescence, the sudden changes that the adolescence brings। अब एडोलेसेंस क्या होता है? ये एक एज होती है जब हम छोटे से बड़े होते हैं। ठीक है, तो उस एज में हम लोग कितने परिवर्तनों को देखते हैं अपने जीवन में। बहुत गुस्सा होते हैं, कहीं खुश हो जाते हैं, किसी के प्रलोभन में आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कृष्ण कुमार ने एडोलेसेंस एज के बारे में बताया है, और भी इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि इस चैप्टर में और क्या क्या कहा गया है। चैप्टर नंबर 5 लेटर टू मारधा, जो कि एक पोम है और इसको लिखा है डेनिस ब्रूटस ने। पोइट्स एक्सपीरियंस इन प्रिजन। अब जब वो जेल जाते हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस होता है वो इस पोम में हम देखेंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ रिमेंबरिंग गॉड, जो कि एक पोम है, दोहा है, इंग्लिश में उसको पोम कहते हैं। कबीर ने बहुत अच्छे दोहे लिखे हैं। अब कबीर दास जी यहां पर क्या कहते हैं, देखिए इस पोम में बेसिकली हम ये देखेंगे कि आप सभी जानते हैं जब हम दुखी होते तो ही तो हम भगवान को याद करते हैं, सुख में तो भगवान को कोई याद नहीं करता। तो इस चैप्टर में, इस पोम में हम बेसिकली देखेंगे कि कबीर ने कितने प्यारे दोहे लिखे हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द मिस्टिकल लव फॉर गॉड। अब यहां मिस्टिकल से क्या मतलब होता है, ऐसा संबंध जहां भगवान के साथ हम इनहेरेंटली क्लोज हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। चैप्टर नंबर 7 लेटर टू कॉक, जो कि एक लेटर है फॉर्मेट में है और इसको लिखा है दीन मोहम्मद ने। लेटर डिस्क्राइब्स द फीचर एंड द वे ऑफ सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ एलिफेंट्स एट दैट टाइम। जिस समय वो थे उस समय की सिचुएशन क्या थी, वो उसके बारे में बताएंगे हमें कि कैसे सेल और परचेस हुआ करता था एलिफेंट्स का। अब एलिफेंट्स के पास आइवरी होती है, जो उनके दांत होते हैं वो बड़े काम के होते हैं, तो उनको अब यहां पर हम वही देखेंगे कि वो किसकी बात कर रहे हैं, किस तरह उनको बेचा जाता है, किस तरह खरीदा जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8
आई एम द डॉटर ऑफ द लैंड ऑफ द्राविड़ा, पोम बाय अमृता प्रीतम। अब अमृता प्रीतम जी की बहुत प्यारी पोम है। अब इस पोम में हम क्या देखेंगे? अबाउट द डिफरेंट रोल ऑफ वुमेन इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड टाइम। इस पोम में हम देखेंगे कि एक स्त्री का क्या क्या रोल होता है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग टाइम में। अब ये है चैप्टर नंबर 9 स्प्रिंग, जो कि एक पोम है और इसको लिखा है अवध बिहारी लाल जी ने। दिस पोम अंडरलाइन द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ बिहार थ्रू फ्लोरा एंड फोना, सीजन एंड द पीपल। फ्लोरा यानी प्लांट्स, फोना यानी एनिमल्स। तो यहां पर हम देखेंगे कि अलग अलग कैंटोज में, अलग अलग पार्ट्स में किस तरह अवध बिहारी लाल जी ने अपनी पोम में स्प्रिंग यानी वसंत को बताया है, और प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में जो बिहार में रहने वाले हैं, खास के बिहार की बात होगी यहां पे। तो इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हमने हमारे कोर्स का, सिलेबस का एक ओवरव्यू ले लिया और आप सभी बहुत खुश होंगे कि आपने एक बहुत जर्नल सा आइडिया ले लिया है अपने कोर्स का, इस बार की रेनबो बुक का। तो चलिए अब हम आते हैं एंड में। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। देखिए, हम यहाँ हमारी तरफ से मैग्नेट ब्रेन्स में आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, और अगर इसके अलावा भी आप चाहते हैं कोई मटेरियल्स, तो आप हमारी ऑनलाइन बुक्स और ई बुक्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी लिंक दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि सीबीएसई में इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हमारे पास एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी और स्पोकन इंग्लिश को लेकर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी है, और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की वीडियोस अवेलेबल हैं। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आपका दिन अच्छा बीते।